नमस्कार। आज की चर्चा एक सीधी सी स्थिति से शुरू करते हैं। एक नागरिक है, उसे शक है कि एक सरकारी अफसर अपनी आमदनी से ज्यादा की संपत्ति बना रहा है। अब वो क्या करे? उसके पास एक हथियार है, सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। लेकिन जब भी वो उस हथियार का इस्तेमाल करता है तो सामने से एक दीवार खड़ी कर दी जाती है जिस पर लिखा है, ये व्यक्तिगत जानकारी है, नहीं दे सकते। सवाल ये है कि क्या ये दीवार इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता? और यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। देखिए, ये सिर्फ एक आरटीआई आवेदन की कहानी नहीं है, बल्कि ये पारदर्शिता और निजता के बीच उस महीन रेखा की कहानी है जिस पर हर लोकतंत्र को चलना पड़ता है। आज हम मद्रास हाईकोर्ट के एक ऐसे मामले की परतों को खोलेंगे जिसमें अदालत ने इसी दीवार में एक दरवाजा ढूंढ निकाला। बिल्कुल, हमारे पास इस मामले से जुड़े अदालती दस्तावेज और कुछ कानूनी विश्लेषण भी हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जब एक नागरिक और सिस्टम आमने सामने हो और कानून खुद बदल रहा हो तो न्याय का तराजू किस तरफ झुकता है। चलिए इस दिलचस्प केस की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 फरवरी 2023 को। एक नागरिक हैं CS श्रीनिवासन। उनका निशाना है एक सहायक इंजीनियर V कल्प्रियन। श्रीनिवासन को शक है कि दाल में कुछ काला है। हाँ, और ये कोई हवाई शक नहीं था। उन्होंने बहुत ही ठोस और सीधी जानकारी मांगी। उन्होंने आरटीआई में कहा कि मुझे इस इंजीनियर की सर्विस बुक की पूरी कॉपी चाहिए। पूरी की पूरी? हाँ, बिल्कुल। जब से उन्होंने नौकरी शुरू की तब से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का पूरा रिकॉर्ड। इसमें उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्ति, सारे लोन, सैलरी, पूरा ब्यौरा मांगा गया था। मकसद साफ था, भ्रष्टाचार की जांच करना। एक नागरिक के तौर पर ये उनका हक है, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जानकारी देने के बजाय उन्हें टाल दिया गया। यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। हाँ, और उनकी इस लड़ाई की जो प्रक्रिया है उसको समझना जरूरी है। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसे ऐसे समझिए, आपका आरटीआई आवेदन आपकी पहली अर्जी थी। जब विभाग ने उसे खारिज कर दिया तो प्रथम अपील अपने से ऊंचे अधिकारी यानी मैनेजर के पास शिकायत करने जैसा था। और जाहिर है मैनेजर ने भी बात नहीं सुनी। बिल्कुल, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो गए दूसरी अपील में, जो कि राज्य सूचना आयोग के पास होती है। ये एक तरह से हेड ऑफिस जाने जैसा था, लेकिन यहां भी मामला अटक गया। आयोग उनकी अपील पर सुनवाई ही नहीं कर रहा था। सिस्टम पूरी तरह से उन्हें थकाने की कोशिश कर रहा था। ये तो बहुत हताश करने वाली बात है। यकीनन, श्रीनिवासन को अपनी अपील पर सुनवाई करवाने के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की, जो एक नागरिक का ब्रह्मास्त्र होता है जब कोई सरकारी संस्था अपना काम नहीं कर रही हो। कोर्ट के दखल के बाद ही आयोग ने अप्रैल 2024 में जाकर सुनवाई की। और नतीजा वही, ढाक के 3 पात। आयोग ने भी जानकारी देने से साफ मना कर गया। और इसी आखिरी ना के खिलाफ श्रीनिवासन मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से हमारी आज की कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक नागरिक है जो सिस्टम के हर दरवाजे को खटखटा चुका है, और दूसरी तरफ सिस्टम है जो व्यक्तिगत जानकारी की एक ही ढाल लेकर खड़ा है। सवाल ये है कि इस ढाल के पीछे की कानूनी वजह क्या थी? वो वजह थी आरटीआई कानून 2005 की धारा 8, और खास तौर पर उसका उपखंड 8J। देखिए, ये सेक्शन एक तरह से कानून के अपवादों की लिस्ट है। इसमें बताया गया है कि कौन सी जानकारी देने से मना किया जा सकता है, और 8J कहता है कि व्यक्तिगत जानकारी देने से छूट है। अच्छा, तो यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस कानून में हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ था जो सीधे सीधे इसी सेक्शन से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और इस मामले की टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प है। 11 अगस्त 2023 को, यानी श्रीनिवासन के आरटीआई आवेदन करने के कुछ महीने बाद, इस कानून में संशोधन हो गया, और यही इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। चलिए इस बदलाव को ठीक से समझते हैं। संशोधन से पहले कानून क्या कहता था? संशोधन से पहले कानून में एक बहुत जरूरी शर्त थी। वो कहता था कि व्यक्तिगत जानकारी भी दी जा सकती है अगर सूचना अधिकारी को लगे कि ऐसा करना व्यापक जनहित यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। इसे ऐसे सोचिए, कानून में एक इमरजेंसी एग्जिट था। अगर भ्रष्टाचार उजागर करने जैसा कोई बड़ा सामाजिक हित जुड़ा हो तो निजता की दीवार को लांघकर जानकारी दी जा सकती थी। और संशोधन ने उस इमरजेंसी एग्जिट का क्या किया? संशोधन ने उस एग्जिट पर ताला लगा दिया। व्यापक जनहित वाली पूरी शर्त ही हटा दी गई। अब नया कानून बस इतना कहता है कि व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित कोई भी सूचना देने से छूट है, फुल स्टॉप। एक मिनट, अगर कानून से व्यापक जनहित वाली शर्त ही हटा दी गई
तब तो याचिकाकर्ता का केस वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ से सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया गया हो। फिर तो सूचना आयोग का फैसला सही था। अदालत के पास विचार करने के लिए बचा ही क्या था। यही तो इस केस की खूबसूरती है। कागज पर तो ऐसा ही लगता था कि खेल खत्म हो गया है। सूचना आयोग ने भी शायद यही सोचा और नए कानून का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब मामला जस्टिस सीवी कार्तिकेयन के सामने हाई कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने इस बंद दरवाजे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो जब ये मामला जज साहब के सामने आया तो उन्होंने इस बंद दरवाजे को कैसे खोला? क्या उन्होंने कानून के संशोधन को नजरअंदाज कर दिया? नहीं, उन्होंने कानून को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसकी एक नई व्याख्या की। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अदालत ने सूचना आयोग के उस सीधे सपाट तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि ये व्यक्तिगत है, इसलिए नहीं देंगे। और वो रास्ता क्या था? अदालत ने एक बहुत ही दमदार सिद्धांत सामने रखा, जिसे हम पब्लिक ग्लेयर या सार्वजनिक निगरानी का सिद्धांत कह सकते हैं। जज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी चुनता है तो वो साथ में ये भी स्वीकार करता है कि उसकी जिंदगी अब आम लोगों की नजरों में रहेगी। वो एक आम नागरिक की तरह पूरी तरह से निजी जिंदगी जीने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वेतन जनता के टैक्स के पैसों से आता है और वो जनता के प्रति जवाबदेह है। वाह, ये तो एक तरह का न्यायिक दांवपेच है। मतलब जब संसद ने कानून को एक तरफ से थोड़ा कमजोर किया तो अदालत ने दूसरे तरफ से एक नया तर्क गढ़कर संतुलन वापस बना दिया। ये दिखाता है कि पारदर्शिता का विचार हमारे सिस्टम में कितना गहरा है। बिल्कुल। और इसी पब्लिक ग्लेयर सिद्धांत के आधार पर अदालत ने सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी को 2 हिस्सों में बांटा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी जानकारी दे दो और ना ही ये कहा कि कुछ भी मत दो। उन्होंने एक लाइन खींची। ये बहुत जरूरी बात है। तो अदालत के हिसाब से इस लाइन के इस पार यानी सार्वजनिक दायरे में क्या-क्या आता है? कि एक सरकारी कर्मचारी की नौकरी शुरू करने की तारीख, उसकी प्रमोशन, ट्रांसफर, उसने कितनी छुट्टियां ली हैं और सबसे अहम उसकी संपत्ति और देनदारियां, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारी चीजें व्यक्तिगत नहीं हैं। ये उसकी नौकरी का हिस्सा है और जनता को ये जानने का हक है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की संपत्ति का ब्यौरा कोई भी मांग सकता है, तो क्या इससे उन्हें बेवजह परेशान करने का रास्ता नहीं खुल जाएगा? कोई भी सिर्फ शक के आधार पर किसी की पूरी वित्तीय कुंडली निकलवा सकता है। ये एक बहुत वाजिब चिंता है और अदालत ने भी इस पर ध्यान दिया। इसीलिए उन्होंने लाइन के दूसरी तरफ की चीजों को भी परिभाषित किया। अदालत ने माना कि कुछ जानकारी वाकई में निजी हो सकती है। जैसे अगर किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान कोई अनुशासनात्मक सजा मिली है तो उसे सार्वजनिक करने से उस व्यक्ति पर हमेशा के लिए एक धब्बा लग सकता है। ऐसी जानकारी को कुछ हद तक निजी माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अदालत ने एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप हर जानकारी पर निजी का ठप्पा लगाकर बच नहीं सकते। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। एकदम सही। अदालत का मुख्य संदेश था, हर आरटीआई आवेदन को उसकी योग्यता के आधार पर देखो। ये तय करो कि मांगी गई जानकारी किस श्रेणी में आती है, सार्वजनिक या निजी। और अगर जानकारी देने से मना कर रहे हो तो ठोस वजह बताओ। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। तो इस सब विश्लेषण के बाद आखिरी फैसला क्या हुआ? क्या श्रीनिवासन को वो जानकारी मिली जिसके लिए वो लगभग 2 साल से लड़ रहे थे? सीधे तौर पे नहीं। हाई कोर्ट ने सूचना आयोग के 30 अप्रैल 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन खुद जानकारी देने का आदेश नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? मामला फिर लटक गया? नहीं, लटका नहीं, बल्कि सही रास्ते पर आ गया। अदालत ने मामले को वापस सूचना आयोग के पास भेज दिया और एक बहुत ही साफ निर्देश दिया, इस मामले पर दोबारा विचार करो और इस बार उन सिद्धांतों के आधार पर फैसला लो जो हमने बताए हैं, यानी पब्लिक ग्लेयर का सिद्धांत और जानकारी का सही वर्गीकरण। और क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई? क्योंकि जैसा हमने देखा, आयोग तो सालों तक मामले को लटका सकता है। हाँ, और यही इस फैसले का सबसे मजबूत हिस्सा था। कोर्ट ने आयोग को साफ कहा कि आपके पास 2 महीने हैं, इस मामले को सुलझाइए और हमारे बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन कीजिए। ये श्रीनिवासन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब उनकी लड़ाई खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उनके हाथ में एक मजबूत कानूनी आधार आ गया। अब आयोग ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। और जानते हैं अदालत अपने इस आदेश को लेकर कितनी गंभीर थी? जब बाद में पता चला कि फैसले की कॉपी में पार्टियों के नाम में एक छोटी सी टाइपिंग की गलती हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए जनवरी 2025 में एक अलग से सुधार का आदेश जारी किया गया। ये दिखाता है कि वो चाहते थे कि उनका हर निर्देश बिल्कुल साफ और सटीक हो। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें
तो इसका सार क्या निकलता है? इस एक केस से हमें बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? मेरे हिसाब से ये मामला इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि पारदर्शिता का अधिकार कोई एक तरफा रास्ता नहीं है। ये हमेशा निजता के अधिकार के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और ये संतुलन बनाना, देखिए, न्यायपालिका का एक बहुत अहम काम है। और इस केस में अदालत ने ये साफ कर दिया कि जब कोई व्यक्ति जनता की सेवा में आता है तो उसकी निजता की परिभाषा बदल जाती है। बिल्कुल। उनका पेशेवर जीवन, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिति भी शामिल है, पूरी तरह से उनका निजी मामला नहीं हो सकता, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इस फैसले ने आरटीआई के उस मूल सिद्धांत को फिर से स्थापित किया है कि पारदर्शिता एक नियम है और गोपनीयता एक अपवाद। और उस अपवाद को लागू करने के लिए भी आपको ठोस वजह बतानी होगी। अब सिर्फ एक शब्द निजी के पीछे नहीं छिप सकते। एकदम सही कहा। आपको ये समझाना होगा कि क्यों कोई जानकारी निजी है और उसे सार्वजनिक करने से क्या नुकसान हो सकता है। अब गेंद वापस सूचना आयोग के पाले में है, लेकिन इस बार खेल के नियम बदल चुके हैं। इस चर्चा के अंत में हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है और आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जैसा हमने देखा, आरटीआई कानून की धारा 8J से व्यापक जनहित की शर्त को हटा दिया गया है। इस मामले में तो अदालत ने एक रास्ता निकाल लिया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इस तरह के कानूनी बदलाव सूचना के अधिकार के धार को धीरे धीरे कुंद कर रहे हैं? और क्या भविष्य में आम नागरिकों के लिए सिस्टम में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना और भी मुश्किल हो जाएगा?